गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड लेक्चर सीरीज 50 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस किया, कास्टिंग प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग को हम लोगों ने पढ़ा और साथ में कास्टिंग के डिफेक्ट्स और कास्टिंग से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने मटेरियल को मोल्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोगों ने फर्नेस को पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे डियर, आज के लेक्चर में उन कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, मींस एमसीक्यू बन सकते हैं, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डियर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो हमारा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा डियर क्या होगा, देखिए हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू को लगाएंगे। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न और उसके डिफिनेशन एंड पैटर्न मटेरियल कॉमा टाइप्स ऑफ अलाउंसेस से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आगे भी और हम लोग एमसीक्यू को शुरू करेंगे। तो चलिए डियर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग पैटर्न से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका देखिए डियर, ये पैटर्न से रिलेटेड टॉपिक का है। ये कह रहा है द वुड पैटर्न यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल पैटर्न इज कॉल्ड। अच्छा देखिए डियर, पैटर्न हमारा क्या होता है, पैटर्न का उपयोग हम लोग मोल्ड कैविटी में हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। यह एक डुप्लीकेट पार्ट होता है कास्टिंग का। जिस शेप की कास्टिंग करनी है उसी का रेप्लिका होता है। रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट पार्ट होता है। तो अब ये देखो, मान लो मोल्ड कैविटी हो गई, इसके अंदर हम लोगों ने पैटर्न रखा। अब इस सैंड को हमने रैमिंग करके पैटर्न को बाहर निकाल लिया। फिर यहाँ सेम इसी तरीके की कैविटी बन जाएगी। अब मेटल को पोर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा डियर, इस तरीके से कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो पैटर्न हमने रखा, इस पैटर्न को मोल्ड कैविटी में हॉलो कैविटी बनाने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, यदि हमें मेटल का पैटर्न बनाना है तो उसके लिए हम लोग पहले लकड़ी का पैटर्न बनाएंगे, फिर लकड़ी के पैटर्न को यहाँ पे, वुड के पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे, फिर सैंड की रैमिंग करेंगे, फिर कोप को बाहर कर देंगे, इसे हम लोग बाहर कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, मेटल को मोल्ड करेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यहाँ पर जो पैटर्न तैयार होगा उसे हम बोलेंगे मेटेलिक पैटर्न। तो मेटेलिक पैटर्न तैयार करने के लिए जो पहले यहाँ पे हम लोग वुड का पैटर्न लगाते हैं, इसे बोलते हैं डियर मास्टर पैटर्न। मास्टर पैटर्न। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मेटल के पैटर्न को बनाने के लिए जो लकड़ी के पैटर्न का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा मास्टर पैटर्न। आगे बात करते हैं, मेटल पैटर्न आर यूज्ड फॉर। अब देखिए जो मेटल पैटर्न आपका होगा डियर, यहां पे जो पैटर्न आपका होता था, तो हम आपको बताए थे 50 पीस तक बनाने के लिए हम लोग वुड पैटर्न का यूज करते हैं, और लगभग 250 पीस से 500 पीस की कास्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मेटल पैटर्न का यूज करते थे। इसको हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमें नंबर ऑफ पीस, जैसे हमने क्या है 50 पीस तक बनाना है या 50 से 200 पीस तक बनाना है, तो एक बार हमने लकड़ी का पैटर्न रखा, रैमिंग करके इस लकड़ी के पैटर्न को बाहर कर दिया, फिर हमने कास्टिंग किया, एक कास्टिंग कंप्लीट हो गई। फिर इसी लकड़ी के पैटर्न को दोबारा रखा, सैंड की फिलिंग किया, रैमिंग किया, फिर बाहर किया। तो इस तरीके से एक ये जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न से अगर यह लकड़ी का है तो लगभग हम लोग कितना 50 से 200 पीस तक की कास्टिंग करेंगे। लेकिन अगर यह मेटल का बनाएं, मेटल का पैटर्न ज़्यादा ड्यूरेबल होगा तो ज़्यादा टाइम आप कास्टिंग के लिए यूज करेंगे, लगभग 250 से 500 पीस की कास्टिंग करते हैं। तो इसका मतलब मेटल के पैटर्न को हम लोग
लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग में यूज करते हैं। ऑप्शन देखो, स्मॉल कास्टिंग में नहीं करेंगे, अच्छा लार्ज में तो करेंगे, लेकिन यहाँ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में करते हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में करते हैं। ये लार्ज कास्टिंग का मतलब क्या है कि बड़े साइज की कास्टिंग के लिए, तो बड़े साइज की कास्टिंग के लिए मेटल पैटर्न हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, उसे रिमूव करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कास्टिंग के लिए करते हैं, इस चीज का ध्यान देना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है डियर, ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल कास्टिंग इन लार्ज नंबर। मान लो कि कोई छोटे ऑब्जेक्ट को बनाना है, इस छोटे ऑब्जेक्ट को बनाना है और लगभग 100 पीस या 1000 पीस, अगर 1000 पीस बनाना है तो ये हमारा क्या होगा, लार्ज नंबर में बनाना है, मतलब इसका प्रोडक्शन स्केल मास में करना है। तो उसके लिए कह रहा है सजेस्टेड द टाइप ऑफ पैटर्न विच जनरली यूज, किस टाइप के पैटर्न को हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। तो आप देखो, हमने आपको बताया था डियर कि अगर हम स्मॉल साइज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करना हो, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करना हो, तो मैंने आपको बताया था डियर मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, मैच प्लेट पैटर्न। इसके लिए हम लोग क्या करते थे डियर, इसके लिए हम लोग देखिए इस तरीके से एक पैटर्न ले लेते थे। एक मान लो हमें जैसे ये रिंग बनानी है, एक पहले हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से। अब मल्टीपल गेट, ये हमारे क्या, ये गेट है, ये गेट है, ये गेट है, ये गेट है। यहाँ पे हमने एक हॉलो कैविटी बना दी, एक हॉलो कैविटी, एक हॉलो कैविटी, एक हॉलो कैविटी। अब ये हमें अगर पिस्टन रिंग बनाना था, पिस्टन रिंग बनाना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डियर, इस तरीके से मोल्टेन मेटल को ले जाएंगे, ये हम लोग ऐसे बना देंगे, ये हम लोग ऐसे बना देंगे, ये ऐसे बना देंगे और ये ऐसे बना देंगे। अब ये मोल्टेन मेटल जाएगा, इसके चारों तरफ ऐसे फिल होगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एक बार में मल्टीपल टाइप रिंग को हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल साइज के लार्ज प्रोडक्शन स्केल के लिए मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं। ये दो पार्ट में होता है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। जब आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या है माय डियर, देखो सपोज करिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से सॉलिड कोर लगा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, मोल्टेन मेटल आएगा, इसके चारों तरफ ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे चारों तरफ फ्लो करेगा और ये कास्टिंग हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके के पैटर्न को ये आपका मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, स्प्लिट पैटर्न नहीं होगा, सॉलिड पैटर्न नहीं होगा, ग्लॉस पैटर्न नहीं होगा, आपका होगा मैच प्लेट पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वीप पैटर्न आर यूज्ड फॉर। तो डियर स्वीप पैटर्न क्या होता था कि जैसे आप देखो, ये आपकी सैंड भर लो। अब इस सैंड में क्या है कि एक इस तरीके से एक ट्राइंगल ले लो आप। अब इस ट्राइंगल को इस पे रखो, आप देखिए इस ट्राइंगल को इसमें रखिए, आपने ऐसा रखा। अब इस ट्राइंगल को ऐसे चारों तरफ घुमा दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, घुमाने के बाद यहाँ पे इस तरीके की कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इस तरीके की कैविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब देखो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए, लार्ज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग जैसे टेम्पल बेल, मंदिर की घंटी वगैरह बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्वीप पैटर्न का। तो ये हमारा होता है स्वीप पैटर्न। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि स्वीप पैटर्न आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए था थिन एलॉय ऑब्जेक्ट के लिए, या कोरलेस ऑब्जेक्ट के लिए, या नॉन फेरस कास्टिंग के लिए। तो ये होगा डियर लार्ज सर्कुलर
कास्टिंग के लिए स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। येलो कलर ऑन द पैटर्न इंडिकेट। तो सबसे पहले देखिए डियर, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर की बात की थी, टाइप्स ऑफ कलर की बात की थी। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई पैटर्न रखा गया है। अब इस पैटर्न के इस फेस पर अगर हमने येलो कलर कर दिया, इस फेस पर हमने ब्लैक कलर कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ब्लैक कलर से भी पूछा होगा, द सरफेस टू बी लेफ्ट अनमशीन्ड इज मार्क्ड ऑन द कलर। तो आंसर क्या होगा कि अगर यहाँ पे ब्लैक कलर किया गया है तो मतलब इस सरफेस को मशीन नहीं करना है, मशीन्ड नहीं करना है। लेकिन अगर ये रेड कलर से कर दिया जाए तो इसका मतलब इसे हमें क्या करना है, मशीन्ड करना है, मशीन्ड करना है। और अगर यही येलो कलर से कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हमारी क्या होती है, कोर प्रिंट होती है। तो आंसर देखते हैं, द सरफेस टू बी मशीन्ड नहीं होगा, रेड के लिए होगा। द सरफेस टू बी लेफ्ट अनमशीन्ड ये किसके लिए होगा, ब्लैक के लिए होगा। द सरफेस वेयर सैंड नीड टू बी रेनफोर्स्ड ये भी नहीं होगा। द सीट ऑफ लॉस कोर प्रिंट, वहां पे कोर प्रिंट को बैठने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं येलो कलर का। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था डियर, द सरफेस टू बी लेफ्ट अनमशीन्ड इज मार्क्ड ऑन द पैटर्न। तो अनमशीन्ड सरफेस के लिए हम लोग किस कलर को लगाते हैं, ब्लैक कलर से अगर उसकी पेंटिंग कर देते हैं तो हम कहेंगे कि उस सरफेस की मशीनिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, ब्लैक कलर। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर। क्वेश्चन नंबर 7, वैक्स पैटर्न इज यूज्ड इन। तो वैक्स पैटर्न हम लोग डियर केवल और केवल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में करते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हमने आपको बताया था डियर क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि देखो, एक मान लो पहले मेटेलिक पैटर्न ले लिए, सपोज करिए एक हम लोगों ने इस तरीके से मेटेलिक पैटर्न ले लिया। इसके अंदर डियर हम लोगों ने क्या किया, वैक्स को इंटर करा दिया। अब ये वैक्स आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। अब ये वैक्स आपकी जब सॉलिडिफाई हो जाएगी तो ये वैक्स आपकी इस तरीके से शेप आपकी ले लेगी। ये आपकी शेप आपकी ले लेगी। देन आफ्टर ये वैक्स का सॉलिड पैटर्न बना है, ये वैक्स का बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं डियर, इस वैक्स को यहां पे हम लोग सिलिका जेल स्लरी लेते हैं, सिलिका जेल स्लरी लेते हैं। अब इस स्लरी में सिलिका जेल जो हमारी स्लरी होती है, जेल है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वैक्स के पैटर्न को डुबोते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें एक बार डिप कराया तो इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाती है, इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाती है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल कर सुखा लेते हैं, फिर दोबारा डुबोते हैं, फिर एक कोटिंग हो जाती है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल कर सुखा लेते हैं। ऐसे कई बार करते हैं तो इसकी जो थिकनेस होती है, कोटिंग की थिकनेस, हमें एक यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग थिकनेस मिल जाती है। देन आफ्टर देखो, जब इसको डिबो रहे हैं तो इसे बोलते थे स्टोकोइन प्रोसेस। स्टोकोइन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वैक्स पैटर्न को किसमें, सिलिका सिलजलरी में हम लोग इसे डिप कराकर एक कोटिंग बना देते हैं। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करते हैं डियर, इसे हम लोग डी वैक्सिंग करेंगे। अब इसके अंदर की वैक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करके उल्टा कर देंगे तो यहाँ से क्या है, ये हमारी वैक्स निकल जाएगी। अगर यहाँ होल कर देंगे तो ये नीचे से भी वैक्स हमारी निकल जाएगी। अब यहाँ से वैक्स निकाल देंगे तो अंदर एक क्या होगी, कैविटी बन जाएगी। इस तरीके की कैविटी बन जाएगी और ये हमारा किसका बनेगा, ये हमारा बन जाएगा जेल का या सिलिका
सिलिका की एक कोटेड लेयर बन जाएगी। अब इसके बाद जब हमने वैक्स को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीवैक्सिंग, डीवैक्सिंग प्रोसेस। अब डीवैक्सिंग प्रोसेस में वैक्स पूरी की पूरी बाहर हो गई। देन अब उसी में हम लोग मोल्टन मेटल को फिल करते हैं। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये हमारा क्या होता है, एक सेम इसी टाइप की कास्टिंग बन जाती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर, इस तरीके की कास्टिंग को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड बनाने में मैक्सिमम इसका यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में, और इसका यूज करते हैं सर्जिकल या डेंटल इक्विपमेंट्स बनाने में। तो ये आपका होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब इस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग वैक्स, देखो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में ये जो वैक्स का पैटर्न बनाया था इस पे डिप कराने के लिए, इस वैक्स के पैटर्न को बनाने के लिए पहले हम लोग मेटालिक पैटर्न का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन था वैक्स पैटर्न इज यूज्ड सेल मोल्डिंग, डाई कास्टिंग में भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग वैक्स पैटर्न का यूज। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इज द बेस्ट ऑफ द मेटल मेकिंग पैटर्न बिकॉज इट्स। एल्यूमिनियम का हम लोग क्या है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी आपकी लो होती है, इसीलिए वेट आपका लेस होगा, वेट भी आपका लेस होगा, सरफेस सॉफ्ट होगी। तो इस तरीके से हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो आंसर है इजी टू वर्क, सॉफ्ट होगा, तो सॉफ्ट होने की वजह से उस पर हम लोग कोई भी शेप आसानी से अचीव कर लेंगे, और मशीनिंग भी सॉफ्ट होगी, मशीनिंग भी आसान। नेक्स्ट आपका होगा लाइट इन वेट, लो डेंसिटी की वजह से इसका वेट क्या होता है, हल्का होता है, तो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, एल्यूमिनियम में आपका क्या है, आयरन की क्वांटिटी नहीं होती है, तो इस वजह से यह कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो इन तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3, इसमें 1 एंड 2 है, इसमें 2 एंड 3 है, हालांकि सही ये भी है लेकिन 1 भी होना चाहिए, ओनली 3 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये कह रहा है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए, पैटर्न मतलब सांचा बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, वैक्स का भी यूज करते हैं, लेड का यूज नहीं करेंगे, लेड एक हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है, हाई ब्रिटल मटेरियल है, तो लेड का यूज पैटर्न बनाने के लिए नहीं करते हैं। अब ये कह रहा क्या मरकरी का यूज करेंगे, तो मरकरी का भी यूज पैटर्न बनाने के लिए नहीं करते हैं, मरकरी आपका लिक्विड स्टेट होता है। तो अब यहाँ पे आंसर होगा 1, 3, 4, ये नहीं होगा, 2, 3, 4 ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली 1 एंड 2। तो ये हमारा आंसर आपका हो जाएगा 1 एंड 2 इसका आंसर, एंड 3 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी आपका ये भी नहीं। तो चलिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पोजेबल पैटर्न आर मेड ऑफ। डिस्पोजेबल का मतलब क्या हो जाएगा डियर, देखिए जैसे हम लोग क्या करते थे, मान लो ये हमने एक कैविटी बनाई, अब इस पे हमने क्या किया, सैंड की फिलिंग कर दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोल्टन मेटल के लिए गेट बना दिया, ये हमने मोल्टन मेटल के लिए गेट बना दिया, और ये मोल्टन मेटल आपका कनेक्ट कर दिया। यह मोल्टन मेटल आएगा डियर, तो इस पैटर्न को अपने हीट की वजह से मेल्ट करके डिफ्यूज कर देगा, जिससे यह पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग बोलते हैं, इसी को हम लोग फुल मोल्ड कास्टिंग बोलते हैं। तो ये हमारा होता है। इस पे हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं आपका पॉलीस्टीरीन, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक टाइप पीवीसी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल पैटर्न आर मेड ऑफ, किसका, वुड का नहीं होगा, रबर का नहीं होगा, मेटल का नहीं होगा, हम लोग पॉलीस्टीरीन का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया।
आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है कि हमने पैटर्न को लगाया, फिर वो पैटर्न हमारा गायब हो गया। पैटर्न गायब कैसे हो गया, देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, ये हमने वैक्स का ये पैटर्न बनाया। अब इस वैक्स के पैटर्न को बनाकर देखो, हमने इसमें स्टोकोइन प्रोसेस किया, फिर इसमें हमने एक सिलिका सेल की मतलब जेल को इस पर क्या किया, हमने कोटिंग किया। कोटिंग करने के बाद अब इस पैटर्न को हमने क्या किया, गर्म करके इसे मेल्ट करके बाहर कर दिया, तो पैटर्न आपका गायब हो गया। इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट पैटर्न। अदर मैक्सिमम कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, फुल मोल कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हमारा पैटर्न लॉस हो जाता है। अदरवाइज बाकी सब पैटर्न में हमारा क्या है, बाकी सारे कास्टिंग में पैटर्न हमारा सेफ रहता है। तो इसमें क्या पैटर्न लॉस हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पैटर्न आपका लॉस होता है और फुल मोल्ड कास्टिंग में। तो यहाँ पे आपका क्या है कि एन एक्सपेंडेबल पैटर्न, जो पैटर्न आपका लॉस हो जाता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल पैटर्न। एक्सपेंडेबल पैटर्न, तो ये हमारा हो गया। प्लस कास्टिंग में नहीं यूज होगा, स्क्वीजी में नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल में नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में आपका पैटर्न लॉस हो जाता है। तो ये हमारा होगा। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है द पैटर्न एडॉप्ट फॉर दोज कास्टिंग वेयर देयर आर सम पोर्शन which are structurally weak and are like to be break by the force of ramming, then it is called। अब यहाँ पे देखिए डियर, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरल अगर हमारे ये वीक होंगे, संरचनात्मक वीक होंगे, तो हम लोग क्या करते थे, मान लो कि हम लोग पैटर्न बनाते थे। अब इस तरीके की जो प्लेट हमारी है, अब अगर ऐसा पैटर्न बनाना है तो जब हम लोग क्या करते थे, ये सैंड की रैमिंग करते थे, ये सैंड, तो ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है रैमिंग करते समय। जब ब्रेक हो सकता है तो उस ब्रेक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको फॉलो करने के लिए एक हम लोग बोर्ड का यूज करते थे। इस बोर्ड को देखो, ये हमारे पास ये होता था बोर्ड, इस बोर्ड को बोलते थे डियर फॉलो बोर्ड। यह सेम पैटर्न के साइज को क्या करता था, फॉलो करता था, तो इसे बोलते थे फॉलो बोर्ड। और जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसीलिए इसका नाम हो जाता था फॉलो बोर्ड पैटर्न। जब कोई पैटर्न आपका स्ट्रक्चरली संरचनात्मक कमजोर हो तो उसके सपोर्ट के लिए हम लोग कुछ बोर्ड का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न, ताकि इस पे हम लोग अब सैंड की रैमिंग करेंगे तो यह ब्रेक नहीं होगा। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, द पैटर्न एडॉप्टेड फॉर दोज कास्टिंग, ऐसी कास्टिंग में हम पैटर्न को लेते हैं, देयर आर सम पोर्शन विच आर स्ट्रक्चरली वीक, जिसमें हमारे कुछ पोर्शंस आपके संरचनात्मक वीक होंगे, कमजोर होंगे, और वो आपके रैमिंग के समय टूट सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, लूज पीस पैटर्न, फॉलो, ये हम यूज करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो इस तरीके से हो गया, स्केलेटन और सिंगल पीस पैटर्न यूज नहीं करेंगे। तो ये आंसर हो गया फॉलो बोर्ड पैटर्न। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द वर्टिकल सरफेस ऑफ ए पैटर्न आर प्रोवाइडेड ए टेपर नोन एज। तो यहाँ देखिए डियर, जो वर्टिकल पैटर्न, ऐसे देखिए ये मोल्ड कास्टिंग था, यहाँ पे हमने ये पैटर्न को रखा। अब इसको देखो, आधा पार्ट को तो हमने ऐसे बाहर निकाल लिया, अब यहाँ शेप क्या बचेगा, आधा पार्ट को बाहर निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से शेप बचा है। अब इस पैटर्न को जब बाहर निकालना है, बाहर रिमूव करेंगे तो ये वाल के ब्रेक होने के चांसेस हैं, तो ये आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए इस पैटर्न को इजी रिमूव करने के लिए हम इस पे क्या करते हैं, थोड़ा सा टेपर अलाउंसेस दे देते हैं। अब ये जो टेपर अलाउंसेस देते हैं, तो ये देखो पैटर्न एक्चुअल में इस साइज का होना चाहिए, हमने इसमें ये टेपर दे दिया, और ये टेपर इसलिए दिया ताकि इस पैटर्न को हम लोग यहाँ से इजीली बाहर निकाल सके। इजी रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेपर देते हैं, ये थीटा डिग्री का देते हैं। मान लो x mm का टेपर हमने दिया है, x mm का टेपर दिया है, ऊंचाई यदि इसकी हाइट x है तो
इस x की वैल्यू हम निकालना चाहें कि कितना टेपर देते हैं, तो ये टेपर आपका होता है, देखो ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये थीटा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए फार्मूला लगता है tan थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, x अपॉन h होता है। तो हम लोग टेपर अलाउंसेस x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाता है h tan थीटा, वेयर ये जो थीटा की वैल्यू है, थीटा बराबर ये होता है हाफ से हाफ टू 2 डिग्री या 3 डिग्री के अप्रॉक्स लेते हैं, बहुत स्मॉल एंगल टेपर लेते हैं, स्मॉल एंगल टेपर लेते हैं, हाफ से 2 डिग्री के बीच में लेते हैं। तो ये आपका होता है टेपर अलाउंसेस जो पैटर्न में देते हैं, पैटर्न को इजी रिमूव करने के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, द वर्टिकल सरफेस ऑफ पैटर्न आर प्रोवाइडेड ऑन ए टेपर इज नोन एज, कौन सा अलाउंसेस होगा, इसी को ड्राफ्ट अलाउंसेस भी बोलते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस, टेपर अलाउंसेस या ड्राफ्ट अलाउंसेस। चलिए अब यहाँ पे देखिए, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस। और ये जो थीटा आपका है, ये थीटा बराबर होता है ड्राफ्ट एंगल, ड्राफ्ट एंगल, तो ये हमारा होता है डियर ड्राफ्ट अलाउंसेस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें कह रहा है द टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विथड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। तो इस पैटर्न को आसानी से बाहर निकालने के लिए ये जो हम लोग टेपर दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो ये वही कह रहा है कि पैटर्न में जो हम लोग टेपर प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि पैटर्न को इजीली बाहर निकाला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो आंसर है टेपर अलाउंसेस, टेपर नहीं होगा, वो होगा हमारा ड्राफ्ट अलाउंसेस। ये यही वाला हमारा होगा ड्राफ्ट अलाउंसेस। ड्राफ्ट एंगल आपका क्या है, h बराबर हाफ से 2 डिग्री बीच में रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रिंकेज रूल इज यूज्ड फॉर प्रोवाइड। अच्छा, श्रिंकेज हम लोग कहाँ पे देते हैं, पहला कह रहा है मशीन अलाउंसेस के लिए, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस के लिए, ड्राफ्ट अलाउंसेस के लिए, या फिर डिस्टॉर्शन अलाउंसेस के लिए। तो पहले तो ये देखिए कि श्रिंकेज क्यों देते हैं। देखो माय डियर, ये मोल्ड कैविटी था, मोल्टन मेटल यहां से आके इसमें फिल करेगा, अब फिल करेगा, ये फिल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसी को बोलते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, राइजर लगा देते हैं, ताकि इस लिक्विड श्रिंकेज को राइजर दूर कर सके। अगर सॉलिड में श्रिंकेज आता है तो उसे दूर करने के लिए इस पैटर्न के साइज को ओवर साइज का बना देते हैं। तो लेकिन दोनों केस में आप देख रहे हो कि जो श्रिंकेज हो रहा है वह अपने वॉल्यूम को कम करके श्रिंक हो जा रहा है, जिसे हम लोग दूर करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि श्रिंकेज रूल इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग, क्या श्रिंकेज हम लोग मशीनिंग अलाउंसेस के लिए करते हैं या श्रिंकेज कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस हमारा होता है। श्रिंकेज डियर हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पैटर्न के या तो साइज को बढ़ा देते हैं या तो राइजर को लगा देते हैं। ये हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है which of the following materials requires the largest shrinkage allowances while making pattern for casting। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग देखो, श्रिंकेज हमने आपको बताया था कि किस मटेरियल में कितना श्रिंकेज होता है। जैसे एस्बेस्टस में हमने बताया था, बिस्मथ में आपका 0 श्रिंकेज होता है, एल्यूमिनियम में श्रिंकेज होता है, स्टील में कम होता है, एल्यूमिनियम में ज़्यादा होता है, लेकिन प्लेन कार्बन स्टील में और ज़्यादा श्रिंकेज होता है। तो ये सारे श्रिंकेज हमने बताए थे। एल्यूमिनियम से कम श्रिंकेज कॉपर में होगा और ब्रास में होगा। तो यहाँ पे देखो,
कास्ट आयरन में कम श्रिंकेज होगा, ब्रास में भी कम श्रिंकेज होगा, ब्रास से ज़्यादा कास्ट आयरन में श्रिंकेज होगा, कास्ट आयरन से ज़्यादा एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा प्लेन कार्बन स्टील में श्रिंकेज होगा। तो अब इस तरीके से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लार्जेस्ट श्रिंकेज, तो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज किस में होगा? प्लेन कार्बन स्टील में, अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर, श्रिंकेज अलाउंसेस इन वुडन पैटर्न फॉर कास्टिंग आयरन कास्टिंग इज नियरली। तो अगर देखो श्रिंकेज अलाउंसेस इन वुडन पैटर्न, मान लो ये लकड़ी का पैटर्न था, अब इस लकड़ी के पैटर्न के साइज को बढ़ाना हो, क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि जब मेटल आपका लिक्विड से सॉलिड हो गया तो जो सॉलिड में श्रिंक हो रहा है, कौन सा मेटल सॉलिड में श्रिंक हो रहा है? कास्ट आयरन। तो अगर हमें कास्ट आयरन की कास्टिंग करनी है तो इस पैटर्न के साइज को कितना बढ़ाएंगे? लगभग 10 mm बढ़ाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन डियर क्या होता है? 10 mm पर मीटर श्रिंक करता है। तो इस तरीके से कास्ट आयरन के श्रिंकेज को, कास्ट आयरन के सॉलिड श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए पैटर्न में हम लोग कितना 10 mm पर मीटर का श्रिंकेज अलाउंसेस देते हैं। कौन से पैटर्न में? लकड़ी के पैटर्न। ऑप्शन ए आपका है 0.1 mm, ये रॉन्ग होगा। 1 mm, ये रॉन्ग होगा। 10 mm पर मीटर इज ऑल्सो राइट। ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल श्रिंकेज मोस्ट फ्रॉम मोल्टन स्टेट टू सॉलिड स्टेट। अब दिए गए इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा श्रिंकेज किसमें होगा? ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग श्रिंकेज फ्रॉम मोल्टन टू सॉलिड स्टेट। जब हमारा लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो सबसे ज्यादा श्रिंकेज किसमें हो? इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सॉलिड श्रिंकेज किसमें हो। यहाँ सॉलिड से लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तो सबसे ज्यादा मटेरियल जो अपने वॉल्यूम को श्रिंक करेगा वो कौन सा होगा? तो आंसर आपका देखिए, फर्स्ट है कास्ट आयरन, फिर कास्ट स्टील, फिर ब्रास, फिर एडमिरली मेटल। तो यहाँ पे देखिए डियर, कास्ट आयरन में आपका लो श्रिंकेज होगा जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, उससे ज्यादा कास्ट स्टील में श्रिंकेज होगा, लेकिन कास्ट स्टील से कम श्रिंकेज ब्रास में होगा। और एडमिरली मेटल में आपका जो होगा, एडमिरल्टी मेटल में भी आपके श्रिंकेज लो होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन सबसे ज्यादा श्रिंकेज आपको किस में मिलेगा? कास्ट स्टील में मिलेगा। तो यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में जाने में सबसे ज्यादा श्रिंकेज आपका कास्ट स्टील में मिलेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग कंपनसेशन फॉर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज। देखिए डियर, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल कास्टिंग ड्यूरिंग कंपनसेशन फॉर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए देखिए जो हमारे पास श्रिंकेज होते हैं, श्रिंकेज आपके 3 होते हैं। फर्स्ट आपका होता है लिक्विड श्रिंकेज। जब लिक्विड मेटल हाई मोल्टेन टेम्परेचर से लो मोल्टेन टेम्परेचर तक जाता है तो उसका जो वॉल्यूम कम होगा उसे बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। सबसे ज़्यादा श्रिंकेज आपका यही होता है। इसमें आपका क्या होता है? हाई श्रिंकेज होता है। इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डियर? राइजर यूज करते हैं। सेकेंड आपका होता है फेज चेंज श्रिंकेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। अब देखो सबसे लो श्रिंकेज आपका इसी में होता है, और चूंकि यह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो यह भी लिक्विड स्टेट में ही होता है। इस श्रिंकेज को दूर करने के लिए
या अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, हम लोग क्या यूज करते हैं, राइजर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है सॉलिड श्रिंकेज। जब मटेरियल सॉलिड स्टेट में पहुंच चुका है, अब सॉलिड स्टेट में मान लो कि स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब 1539 से पहले यह स्टील क्या होगा, सॉलिड में होगा। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर से जब वह रूम टेम्परेचर तक आएगा, वो अपने वॉल्यूम को श्रिंक करेगा, उसे बोलते हैं सॉलिड श्रिंक। इस सॉलिड श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए हम लोग पैटर्न साइज को क्या करते हैं, लार्ज कर देते हैं। तो ये इसे हम बोलते हैं पैटर्न अलाउंसेस। तो हम लोग देखिए डियर, सॉलिड श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए पैटर्न के साइज को लार्ज कर दें। सबसे ज्यादा लिक्विड श्रिंकेज होगा, उससे कम सॉलिड श्रिंकेज होगा, उससे कम फेस चेंज श्रिंकेज होगा। अच्छा देखो, लिक्विड और फेस चेंज श्रिंकेज को हम लोग परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड श्रिंकेज को हम लोग इन या तो mm में रिप्रेजेंट करेंगे या तो सेंटीमीटर में, और यह लीनियर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका हो गया। अब आंसर देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन में सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए प्रोवाइड बाय द ओवर साइज पैटर्न, तो पैटर्न के साइज को ही हम लोग ओवर साइज का बना देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था अचीव्ड बाय द प्रॉपरली प्लेस्ड राइजर, इसके लिए हम लोग लिक्विड श्रिंकेज को यूज करते हैं। ऑब्टेन्ड बाय द प्रमोशन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, इसके लिए हम लोग चिल्स एंड पैडिंग का यूज करेंगे, इसका यहाँ श्रिंकेज से कोई मतलब। मेड बाय प्रोवाइडिंग चिल्स, इसका भी इससे कोई मतलब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा डियर, श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज व्हेन, तो पैटर्न पे जो है श्रिंकेज अलाउंसेस को हम लोग कंपनसेट करने के लिए, कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम लोग क्या करते हैं डियर, अपने पैटर्न पर साइज को ओवर कर देते हैं, जिससे सॉलिड श्रिंकेज को अवॉइड किया जा सके या कंपनसेट किया। तो ये कह रहा है पैटर्न पर कौन से श्रिंकेज को कंपनसेट करते हैं, तो सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करते हैं। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल ड्रॉप फ्रॉम द पोरिंग और फ्रीजिंग, जहां लिक्विड कह दिया वहां आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द मेटल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यानी फेस चेंज, ये भी लिक्विड की बात कर दिया तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड फेस ड्रॉप्स फ्रॉम द फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर, तो सॉलिड मेटल आपका अपने टेम्परेचर को सॉलिड से ड्रॉप करता है कहां तक, रूम टेम्परेचर तक। तो यही आंसर आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं डियर। देखो, ये था हमारा अभी तक हम लोगों ने शुरू के कुछ पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़े। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मोल्डिंग सैंड, सैंड प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सैंड एंड उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। तो ये भी हमारा कास्टिंग का पार्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, उस मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डियर, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड इज, तो मोल्डिंग सैंड आपका क्या होता है, सिलिका प्लस क्ले प्लस बाइंडर प्लस वाटर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेन कंस्टिट्यूएंट आपका होता है सिलिका, उससे कम होता है क्ले, देन बाइंडर और देन वाटर कंटेंट। तो जो मेन कंस्टिट्यूएंट होगा आपका सैंड का वो होता है सिलिका। आंसर आपका है क्ले, सिलिका, इसका मतलब आंसर आपका बी राइट हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे डियर क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ क्ले नॉर्मली एडेड टू द प्योर सिलिका सैंड फॉर ऑब्टेनिंग बाइंडिंग क्वालिटी नॉर्मली लाइज इन द रेंज। अब देखिए डियर, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सैंड में
एक नॉर्मल सैंड में जो हम लोग ये बात कर रहे हैं सिलिका प्लस ये हम लोग क्या यूज करेंगे, क्ले। तो नॉर्मल सैंड में जो क्ले की परसेंटेज की मात्रा को यूज करते हैं वो डियर लगभग 8 से 15% यूज कर ले। अदरवाइज हम लोग 30% तक भी यूज करते हैं, बट नॉर्मली 8 से 15% तक यूज करते हैं। तो इसका आंसर यही पूछा है कि अगर हम लोग प्योर सिलिका में हम लोग क्ले की कितनी मात्रा को, कितने परसेंटेज को यूज करते हैं, तो 5 से 8% नहीं होगा, 8 to 15% हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। बाकी सैंड कास्टिंग की बात करें तो वहाँ पे 30%, जो हम ग्रीन सैंड की बात करते थे तो ग्रीन सैंड में 30% तक यूज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कह रहा है विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्न में से विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन कह रहा है लूम इज ए मिक्सचर ऑफ 50% सैंड प्लस 50% क्ले। तो डियर हमने आपको बताया था लूम सैंड वही सैंड होती है जिसमें 50% आपका क्या होता है, सिलिका होता है, प्लस 50% आपका क्या होता है, क्ले होता है। दैट टाइप ऑफ सैंड आर कॉल्ड लूम सैंड। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बी ऑप्शन कह रहा है डियर शार्प एंड इरेगुलर शेप ग्रेन्स आर प्रेफर्ड फॉर फाउंडरी सैंड। तो देखो जो हम कास्टिंग आपको बनाते हैं तो कास्टिंग में अगर हमें कुछ इरेगुलर शेप और शार्प शेप बनानी हो तो हम ये जो शार्प एज और कुछ इरेगुलर मतलब इस तरीके की शेप अगर हमें कास्टिंग में प्रोड्यूस करनी है तो ये इरेगुलर शेप हो जाएगा। तो सैंड कास्टिंग में हम लोग किसी भी शेप को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, बस उस शेप के पैटर्न को यहाँ पे बनाकर लगाना हो। तो इस तरीके से डियर हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, सैंड कास्टिंग। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, शार्प एंड इरेगुलर शेप ग्रेन्स आर प्रेफर्ड फॉर फाउंडरी सैंड। तो ये भी आंसर आपका सही ही कह रहा है। सैंड कास्टिंग से हम लोग किसी भी शार्प ग्रेन्स और इरेगुलर शेप को अचीव कर सकते। सी ऑप्शन क्या है, कोहेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच सैंड ग्रेन्स क्लाइन टू द साइड्स ऑफ मोल्डिंग बॉक्स। अब एक चीज आप समझो डियर कि जो मोल्डिंग बॉक्स से आप ऐसे देखो, ये मान लीजिए मोल्डिंग बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए सैंड हमने फिलिंग किया। तो ये सैंड आपका इस मोल्डिंग फ्लास्क से कॉन्ट्रैक्ट करे, चिपके, तो उसके लिए क्या यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टीज होती है एडहेसिव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आपस में बॉन्ड करें तो वो प्रॉपर्टीज होती है एडहेसिव, और सेम टाइप के मटेरियल आपस में बॉन्ड करें वो प्रॉपर्टीज होती है कोहेसिव। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारा देखो मोल्डिंग बॉक्स की वॉल सैंड के ग्रेन्स के साथ क्लाइन करें तो क्या उसे हम लोग कोहेसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी कह रहा था कास्टिंग गिव द हाई स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इवन टू इंट्रिकेट पार्ट। तो किसी भी पार्ट को हम लोग कास्टिंग करके बनाते हैं तो एक पीस में बनता है, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, मतलब हाई होती है, इसीलिए हम लोग कास्टिंग से उसे बना लेते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें पूछा था विच इज नॉट द करेक्ट, तो सी वाला पार्ट आपका करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है फॉर स्मॉल एंड इंट्रिकेट कास्टिंग द सैंड ग्रेन्स शुड बी। अब एक चीज सोचो, आप सोचिए कि अगर हमें स्मॉल कास्टिंग बनानी है, स्मॉल और इंट्रिकेट मतलब कठिन संरचना, अगर सैंड ग्रेन्स बड़े बड़े साइज के होंगे तो कठिन शेप अचीव करना टफ होगा, लेकिन सैंड ग्रेन्स छोटे छोटे साइज के होंगे तो इंट्रिकेट यानी कि कठिन संरचना आसानी से
अचीव की जा सकती है। अब ये हो गया आपके, ये हो गया फाइन ग्रेन, ये हो गए आपके कोर्स ग्रेन, ये हो गया आपका फाइन। अच्छा, स्मॉल कास्टिंग बनानी है, स्मॉल कास्टिंग बनानी है तो अब छोटे बॉक्स को बनाना है, बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे तो सरफेस फिनिश आपकी पुअर आएगी। तो हमें बेटर सरफेस फिनिश अचीव करने के लिए फाइन ग्रेन का यूज करते हैं। तो स्मॉल साइज की कास्टिंग और इंट्रिकेट शेप और साइज को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, फाइन ग्रेन सैंड का यूज करते। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड। तो सिंथेटिक सैंड में देखो, एक सैंड हमारी होती है नेचुरल सैंड और एक सैंड हमारी होती है सिंथेटिक सैंड। तो सिंथेटिक सैंड में डियर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्ले, बेंटोनाइट पाउडर प्लस वाटर को भी मिलाते हैं, प्लस कोल डस्ट को भी मिलाते हैं, प्लस यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मोलासेस पाउडर को भी मिलाते हैं, लिंसेड ऑयल को मिलाते हैं, जिससे हमारी क्या बनती है, सिंथेटिक सैंड बनती है। तो ऑप्शन में देखिए, वाटर मिलाएंगे, क्ले मिलाएंगे, मोलासेस भी मिलाएंगे, बेंटोनाइट पाउडर एंड वाटर, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। तो सिंथेटिक सैंड बनाने के लिए हम लोग क्ले नहीं मिलाते हैं, क्ले तो ऑटोमेटिक हमारे नेचुरल सैंड में होती है, मोलासेस भी नहीं। ये हमारा हो जाएगा बेंटोनाइट पाउडर एंड वाटर, मोलासेस भी नहीं मिलाएंगे। तो सिंथेटिक सैंड हम लोग बनाने के लिए डियर क्या करते हैं, कोल डस्ट, लिंसेड ऑयल, वाटर, बेंटोनाइट पाउडर का यूज करते हैं। तो जिससे हमारी क्या होती है, सिंथेटिक सैंड बनती है। उस सैंड की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं, परमिलिटी इज पुअर फॉर। देखो परमिलिटी क्या है, मान लीजिए ये कास्टिंग है, अब यहाँ मोल्टेन मेटल को हमने डाला तो इसके अंदर जो गैसेस हैं उन गैसेस को बाहर निकलने के लिए या तो हम लोग बेंट ट्यूब लगाएंगे। अब बेंट ट्यूब से ही सारी गैसेस बाहर नहीं निकलेंगी, तो ये जो सैंड ग्रेन्स से गैस आपकी बाहर रिलीज करेगी। अब सैंड ग्रेन्स के साइज अगर बड़े बड़े होंगे, साइज लार्ज होंगे, तो ये गैस उनके बीच में स्पेस से आसानी से स्कैप हो जाएगी। अगर सैंड ग्रेन फाइन होंगे तो ये गैसेस आसानी से स्केप नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं डियर कि फाइन ग्रेन की परमिलिटी लो होती है। यहां देखो, फाइन ग्रेन हैज लो परमिलिटी, लो और पुअर परमिलिटी एंड कोर्स ग्रेन हैज हमारे क्या होगी, बेटर परमिलिटी और परमिलिटी को हम लोग डियर क्या करते हैं, Pn से, परमिलिटी नंबर से डिनोट करते हैं। Pn बराबर VH अपॉन PA, T होता है जिसे हम लोग V बराबर वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमैन, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्पेसिमैन, P बराबर हमारा होता था प्रेशर ऑफ गैस, ये जो गैस यहाँ से इंटरेक्ट करेगी उसका प्रेशर। अगर बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा तभी ये गैस बाहर रिलीज करेगी। एंड A बराबर एरिया ऑफ कास्टिंग होता था और T बराबर आपका होता था कितने टाइम में ये सारी गैसेस बाहर स्केप करेगी। या इसी का एक दूसरा फार्मूला होता था 3000.7 अपॉन 3007.6 अपॉन ये होता था T होता था। तो ये आपका परमिलिटी नंबर के लिए निकाला जाता था। इसे हम लोग देखो परमिलिटी नंबर आपको शो किया जाता था 60, 80, 100, 120, ये एक स्टैंडर्ड परमिलिटी नंबर होता है। अच्छा देखो, ये 60 परमिलिटी नंबर है तो गैसेस ज़्यादा स्केप करेंगे, 80 है कम, 100 है और कम, 120 और कम। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमम परमिलिटी नंबर सेलेक्ट करते हैं डियर। हमारे लिए ऑप्टिमम परमिलिटी नंबर 80 से 100 होता है।
कहीं पे भी अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिमम परमिबिलिटी नंबर, तो ये हो जाएगा 80। एंड अब ऑप्टिमम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम देखो कोर्स ग्रेन की परमिबिलिटी ज्यादा होगी लेकिन कोर्स ग्रेन का स्ट्रेंथ कम होगा, तो उस समय आपका जो मोल्ड कैविटी बनेगा उसकी स्ट्रेंथ लोअर होगी। हमें चाहिए हायर स्ट्रेंथ। अब हायर स्ट्रेंथ चाहिए तो परमिबिलिटी घटेगी, और परमिबिलिटी हायर चाहिए तो स्ट्रेंथ घटेगी। तो इसीलिए हम एक ऑप्टिमम परमिबिलिटी नंबर लेते हैं जिसपे कि एक लगभग ऑप्टिमम स्ट्रेंथ भी मिले और परमिबिलिटी भी मिले, वो हमारा होता है 80 to 100। तो ये पूछा था परमिबिलिटी इज पुअर, तो पुअर किस में होगी? फाइन ग्रेन में पुअर परमिबिलिटी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है डियर द मैक्सिमम क्वांटिटी मॉइस्चर कंटेंट इन द मोल्डिंग सैंड अप टू, मोल्डिंग सैंड में डियर 6 to 8% हम लोग क्या करते हैं? H2O को ऐड करते हैं, या कहीं कहीं 6 to 10% आपको दिया रहेगा, कहीं कहीं 2 to 8% दिया रहेगा, लेकिन ऑप्टिमम 8% वाटर को हम लोग ऐड करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 8%। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मोल्डिंग। मोल्डिंग में निम्न ग्रेडियंट को हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से ग्रेडियंट हम लोग यूज करते हैं? पहला तो ड्राई सिलिका सैंड यूज करते हैं, फिर क्ले यूज करते हैं, फिर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड भी यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट भी यूज करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी में से दोज यूज फॉर सेल मोल्ड कास्टिंग। तो डियर ये जो हम लोग सेल मोल्ड कास्टिंग बनाते थे, यह आपका क्या होता था? मॉडिफाइड कास्टिंग ऑफ सैंड कास्टिंग होता था। रीजन यह है कि सैंड कास्टिंग में हम लोग थिन सेक्शन कास्टिंग नॉट पॉसिबल, थिन सेक्शन नॉट पॉसिबल, देन हमने क्या किया? सेल मोल्ड कास्टिंग लाए। सेल मोल्ड कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं डियर कि यहाँ पर हम लोग देखो ड्राई सिलिका को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिक्स करके एक मोल्ड कैविटी बनाते हैं। ये जो अभी तक हम लोग सैंड का बनाते थे, तो ये हम लोग क्या करते हैं? ड्राई सिलिका को, क्या आपका होता है? ड्राई सिलिका को फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिक्स करके हम लोग इस मोल्ड कैविटी को बनाते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सरफेस फिनिश भी बेटर होगी, और यह थिन सेक्शन पतले वर्कपीस को बनाने के लिए आसानी से कास्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन यही पूछा है डियर कि सेल मोल्ड कास्टिंग के लिए निम्न में से क्या क्या यूज करते हैं? तो एक तो ड्राई सिलिका सैंड यूज करते हैं, दूसरा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। उसमें हम लोग क्ले और सोडियम सिलिकेट यूज नहीं करेंगे। तो आंसर है 1 2 4, 4 नहीं यूज करेंगे, 2 3 4 भी नहीं यूज करेंगे, केवल 1 और 3, मतलब आंसर सी आपका करेक्ट। तो ये आपका हो गया डियर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीज विथ। ग्रीन सैंड में हम क्या करते हैं डियर? देखो ग्रीन सैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट आपका देखो H2O आपका 6 to 8% यूज करते हैं। साथ में हम लोग क्या करते हैं डियर? जो सिलिका आपका 70% और क्ले आपका अप टू 30%, अप टू, ये भी आपका होता है अप टू। और साथ में हम लोग कोल डस्ट और सा पाउडर, मतलब वुड फ्लोर, या फिर जिसे बोलते हैं लकड़ी का बुरादा, इसका यूज करते हैं बाइंडिंग बढ़ाने के लिए। तो इंक्रीज हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड क्या यूज करते हैं? इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट। अगर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट देखो बियॉन्ड 6% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो उसकी हार्डनेस घटेगी, क्योंकि फिर पानी जब बढ़ाते जाएंगे तो सैंड आपकी क्या होगी? धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ घटना शुरू होगी। नेक्स्ट आपका कह रहा है इंक्रीज द परमिबिलिटी। अगर परमिबिलिटी बढ़ाएंगे तो हार्डनेस घटती है, हार्डनेस बढ़ेगी नहीं। डिक्रीज द परमिबिलिटी, देन आफ्टर हमारी हार्डनेस इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है डिक्रीज द परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो हमारी हार्डनेस क्या होती है? बढ़ती है।
तो ग्रीन सैंड की अगर परमेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो हार्डनेस हमारी इंक्रीज करेगी। डी ऑप्शन क्या था, इंक्रीज द बोथ मॉइस्चर एंड परमेबिलिटी, तो दोनों आपके करेक्ट इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है डियर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। अब इसके लिए देखिए डियर, जब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल ऑन द इनर सरफेस ऑफ मोल्ड कैविटी, देखिए ये हमें सैंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी। देखो यहाँ पे क्या है, जब हम लोग ये मोल्टेन मेटल को फिल करते हैं तो इसके पास, पहले ब्लैक कलर से आपको, इसके पास जैसे हम लोग रोटी बेलते वक्त सूखे आटों को लेते थे, उसी तरीके से केवल ड्राई सिलिका सैंड को ले लेते हैं, ड्राई सिलिका सैंड को ले लेते हैं, कुछ परसेंट क्ले भी होता है, तो इसे हम लोग बोलते थे फेसिंग सैंड। अब फेसिंग सैंड के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं डियर, ग्रीन सैंड को फिल करते हैं। यह हमारी क्या होती है, यह हमारी होती है ग्रीन सैंड। फेसिंग सैंड के बाद ग्रीन सैंड को फिल करते हैं। उसके बाद बाकी के बचे हुए पार्ट में हम लोग क्या करते हैं डियर, ये सारी पीछे जितनी भी सैंड भरी जाती है इसे हम लोग बोलते हैं बैकिंग सैंड। बैकिंग सैंड, कास्ट को कम करने के लिए बैकिंग सैंड यूज करते हैं। देन उसके बाद इस बैकिंग सैंड को इसके साथ कांटेक्ट ना होने से रोकने के लिए इस मोल्डिंग फ्लास्क में और इस सैंड के बीच में एक सैंड की लेयर हम लोग लगाते हैं, पतली लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टिंग सैंड। अब यहाँ देखो कोप है, ये ड्रैग है। कोप और ड्रैग को भी अलग करने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सी सैंड यूज करते हैं, पार्टिंग सैंड। तो इस तरीके से डियर यहाँ पार्टिंग सैंड होगा, यहाँ फेसिंग सैंड होगा, यहाँ ग्रीन सैंड होगा, यहाँ आपका बैकिंग सैंड होगा, यहाँ आपका फेसिंग सैंड होगा, या फेसिंग का मतलब पार्टिंग सैंड। तो अब यहाँ पूछा था स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ मोल्ड कैविटी। तो मोल्ड कैविटी के सबसे पास वाली जो सैंड यूज होती है उसे हम लोग डियर बोलते हैं फेसिंग। ये हमारी होती है फेसिंग सैंड। नेक्स्ट देखिए डियर हमारा क्या है, ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट दैट, देखो जो ग्रीन सैंड मोल्ड हमारी है, ग्रीन सैंड मोल्ड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ H2O 6 to 8% रखते हैं, या 8 to 10% भी दिखा देता है, लेकिन ऑप्टिमम 8% है। ये कह रहा है डियर ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट दैट, ग्रीन सैंड मोल्ड आपका क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन है पॉलीमेट्रिक मोल्ड हैज बीन कर्ड, ऑप्शन बी है मोल्ड हैज बीन टोटली ड्राइड नहीं होगा, पॉलीमेट्रिक भी नहीं होगा, मोल्ड इज ग्रीन कलर नहीं होता है, मोल्ड में मॉइस्चर कंटेंट होते हैं लेकिन हल्का ग्रीन दिखाई देता है, वो आपको दिखाया था हमने कलर में, लेकिन ग्रीन नहीं दिखाई देता है। अब ये क्या है, मोल्ड कंटेन्स मॉइस्चर, मोल्ड में आपके नमी की मात्रा होगी, ऐसी सैंड को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन। अच्छा आगे देखिए डियर, ये हम लोग क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास फाउंड्री टूल है। फाउंड्री टूल ढलाई से रिलेटेड कुछ टूल एंड इक्विपमेंट्स होंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे फाउंड्री टूल से रिलेटेड। फाउंड्री टूल में हम लोग क्या करते हैं डियर कि जैसे हम लोग देखो क्वेश्चन आपका है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड मोल्डिंग सैंड द टॉप फ्लास्क इज नोन एज। अब देखो मोल्डिंग सैंड में क्या होता है डियर, ये आपका हो गया मोल्डिंग, ऊपर वाले टॉप को बोलते हैं कोप और नीचे वाले को बोलते हैं ड्रैग, और ये होती है पार्टिंग लाइन। और अगर बीच में एक और बॉक्स लगा देते तो ये हमारा क्या हो जाता, चीक, लेकिन यहाँ चीक नहीं लगा है, तो ऊपरी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप बोलते हैं। यही पूछा था, टॉप ऑफ द फ्लास्क इज नोन
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें कह रहा है द टूल यूज फॉर लिफ्टिंग द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। अच्छा देखिए डियर, ये आपका मान लीजिए रैमिंग आपने कर दिया, ये पैटर्न आपका बचा हुआ है। अब ऊपर वाले कोप को तो हमने सेपरेट कर दिया, लेकिन ड्रैग से पैटर्न को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, एक हमारे पास पिन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राई स्पाइक। इस ड्राई स्पाइक से इस पैटर्न को बाहर ड्रा करते हैं, निकालते हैं। इससे मोल्ड कैविटी से बाहर निकालने के लिए ड्राई स्पाइक टूल का यूज करते हैं। तो ड्राई स्पाइक हम लोग यूज कर लेते हैं। लिफ्टर का यूज करते हैं अंदर कुछ स्मॉल सैंड पार्टिकल्स को लिफ्ट करने के लिए। स्लिक हो गया, ट्रॉवेल हो गया, ट्रॉवेल मतलब आपका कन्नी हो गया, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, ये हमारी होती है, इस पे हम लोग सैंड को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रा स्पाइक। आगे बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या है, मैच द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बिटवीन फाउंड्री टूल्स कॉलम ए एंड पर्पज ऑफ सेवर्स कॉलम बी। एक तरफ आपके फाउंड्री टूल्स हैं और ये फाउंड्री टूल्स हैं, और इधर उनको मैच कराना है कि उनकी वर्किंग क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए डियर, PQRS, यहाँ देखो ये ऑप्शन है PQRS, चार ऑप्शन है A, B, C, D। अब इन चार ऑप्शन में हमें क्या करना है कि मैच कराना है कि स्वैब का क्या वर्क होगा, स्लिक का क्या वर्क होगा, लिफ्टर का, गैगर का क्या वर्क होगा। अब यहाँ पे देखिए ये था आपका कॉलम ए और ये है कॉलम बी। सबसे पहले देखिए स्वैब का वर्क, देखिए ये कह रहा है रिपेयरिंग द फिनिशिंग ऑफ द मोल्ड। क्या मोल्ड को रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वैब का वर्क करते हैं। तो मोल्ड को रिपेयर करने के लिए हम लोग नीचे गिरी हुई सैंड को उठाते हैं और मोल्ड को रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब देखिए डियर, मोल्ड को रिपेयर करने के लिए स्वैब एक कास्टिंग डिफेक्ट है। ये कास्टिंग डिफेक्ट देखिए कहीं आपको दिया होगा। आपका स्वैब क्या है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रेनफोर्समेंट ऑफ द सैंड इन द टॉप पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। तो मोल्डिंग बॉक्स में सबसे ऊपरी पार्ट, देखो सबसे ऊपरी पार्ट को क्या है, रेनफोर्समेंट ऑफ द सैंड, टॉप पार्ट ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो जो गैगर आपका होता है डियर, गैगर डिवाइस ऐसा होता है जिससे हम सैंड को रेनफोर्स करते हैं, रेनफोर्स ऊपर से करते हैं मोल्डिंग बॉक्स में। तो गैगर आपका क्या होता है, रेनफोर्स करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मॉइस्चर द सैंड अराउंड द एज बिफोर रिमूविंग द पैटर्न। पैटर्न को, हाँ सॉरी, स्वैब आपका डिफेक्ट नहीं होता है, स्वैब आपका एक ब्रश होता है। इस तरीके से आपका एक हैंडल होता है, यहाँ पे आपके ये ब्रश होते हैं। इन ब्रश से हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं जब हम लोग सैंड के चारों तरफ, लेकिन पैटर्न को निकालने से पहले, पैटर्न को रिमूव करने से पहले मॉइस्चर को हम लोग निकालते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं किससे, स्वैब से। इसका मतलब यहाँ देखिए डियर, आपका P का 3 हो गया है, आपका R का 1 हो गया है, R का 1 हो गया है, S का आपका क्या हो गया, 2 हो गया है। तो मीन्स Q का 4 हो जाएगा। एक मिनट, उल्टा हो गया है। Q का रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड। तो जब हम लोग मोल्ड, ये स्लिक का यूज होता है, स्लिक आपको मोल्ड को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो Q का आपका 1 होगा, Q का 1 होगा। अब यहाँ पे देखो डियर, P का 3, R का 4 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, गैगर का यूज करते हैं स्मूथिंग एंड क्लीनिंग द डिप्रेशन इन द सैंड। आंसर देखो, P का आपका क्या है, P का 3, यहाँ पे P का 2 है, ये कैंसिल हो गया, P का 2 है, ये कैंसिल हो गया, P का 2 ये। तो P का 3 केवल और केवल C में है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। Q का 1, Q का आपका क्या है, 1 है, और R का आपका क्या है, 4 है, और S का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग, नेक्स्ट देखिए डियर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड्री टूल। तो देखिए ट्रॉवेल मतलब कन्नी हमारी आपकी होती है रिपेयर करने के लिए और सैंड को मिक्स करने के लिए। देन आपका क्या है, रिडिल मतलब छलनी होती है सैंड के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। स्लिक, स्लिंगर, गैगर, ये सब हमारे फाउंड्री टूल्स होते हैं, लेकिन आर्बर आपका फाउंड्री टूल्स नहीं है।
तो इसका मतलब आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्बर मिलिंग मशीन में यूज किया जाता है इस तरीके से, दो पिलर्स को सपोर्ट करने के लिए और मिलिंग कटर को होल्ड करने के लिए आर्बर का यूज करते हैं मिलिंग मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर, गैगर इज ए फाउंड्री टूल्स यूज्ड टू। गैगर आपका फाउंड्री टूल्स है, किस लिए यूज किया जाता है? तो गैगर आपका क्या होता है कि फाउंड्री टूल्स में हम क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, और देखो ऐसे देखिए, रिमूव द ब्लगिंग पार्टिकल्स ऑफ द कास्टिंग, ये गैगर का काम नहीं है। रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स, ये भी गैगर का काम नहीं है। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट द हैंगिंग बॉडी, तो हैंगिंग बॉडी को गैगर सपोर्ट करता है ऑफ द सैंड इन कोप। कोप में जितने भी हैंगिंग बॉडी होती हैं उसे सपोर्ट करने के लिए गैगर का यूज करते हैं। मॉइस्चर ऑफ द सैंड अराउंड द एज रिमूव करने के लिए स्वैब का यूज करते हैं। ये आपका गैगर का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका है इन मोल्डिंग बॉक्स द फ्लास्क यूज्ड इन बिटवीन अपर एंड लोअर बॉक्स इज कॉल्ड। कितना आसान सा क्वेश्चन है डियर कि मोल्डिंग बॉक्स में देखिए, अपर बॉक्स मान लीजिए ये हो गया, मिडिल बॉक्स ये हो गया और लोअर बॉक्स ये हो गया। इन मोल्डिंग बॉक्स अपर बॉक्स को आप बोलते हैं कोप, लोअर बॉक्स को बोलते हैं ड्रैग और मिडिल बॉक्स को बोलते हैं कि ये पार्टिंग लाइन होती है, ये पार्टिंग लाइन होती है। तो ये मिडिल बॉक्स को पूछा था तो मिडिल बॉक्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच फिट मोल्डिंग फॉर द लार्ज जॉब इन्वेस्ट। देखो ये आपका दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, निम्न में से कौन से पेयर आपके सही तरीके से मैच हैं, मतलब आंसर आपके करेक्ट हैं। तो पहला देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट आपका ये हो जाए, सेकंड ये हो जाए और 3 ऑप्शन दी, ये थर्ड ये हो जाए। तो क्या पहला मैच करा, कह रहा पिट मोल्डिंग यूज फॉर लार्ज जॉब, तो ये करेक्ट कह रहा है डियर। पिट मोल्डिंग हम लोग लार्ज जॉब को बनाने के लिए करते हैं। कॉमा इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग लॉस्ट वैक्स, वैक्स आपकी लॉस्ट हो जाती है, पैटर्न गायब, उसे वैक्स को डी वैक्स करके वैक्स को लॉस कर देते हैं, देन उसमें हम लोग सैंड को मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग में आपको मोल्ड प्रिपेयर्ड इन जिप्सम, तो ये भी करेक्ट कह रहा है। प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग में डियर हम लोग पैटर्न आपका किसका बनाते हैं, जिप्सम का बनाते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट है। चलिए लास्ट ऑप्शन आपका पूछ रहा है डियर, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिए गए डायग्राम में द नेम ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी आर द, देखिए ए सैंड कास्टिंग मोल्ड असेंबल इज सोन इन गिवन फिगर, द एलिमेंट मार्क्ड ए एंड बी आर द रिस्पेक्टिवली। अब आप जानते हैं डियर, यहाँ पे आपका पोरिन बेसिन लगा होता है, ये वर्टिकल जो पार्ट ए दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, स्प्रू होता है। इस स्प्रू में यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है आपका जो सिरेमिक फिल्टर लगा होता है। देन उसके बाद नीचे आपका क्या होता है, ये स्प्लाश कोर होता है, स्प्लाश कोर होता है। और स्प्लाश कोर के बाद ये आपका हॉरिजॉन्टल जो पैसेज होता है इसे बोलते हैं रनर। एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो होगा उसे बोलते हैं गेट। ये आपका हो गया मोल्ड कैविटी, और उसके बाद जब ये फिल कर जाता है तो मोल्टेन मेटल इसमें राइज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइजर। तो इस तरीके से डियर इसमें ए और बी पार्ट का नाम क्या होगा, ए आपका होगा स्प्रू और बी आपका होगा राइजर। तो आंसर देखिए पहला दिया है स्प्रू एंड राइजर, मतलब आंसर ए ही आपका करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से माय डियर देखिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, गेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी अदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं माय डियर कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने कास्टिंग पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए डियर आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग गेटिंग से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो ओके डियर, थैंक यू माय डियर।